Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter of prose, The Sound of Music. And today we are going to read the second parts of this chapter. The Sahanai of Bismillah Khan. This is the second part of this chapter. So let's begin to start. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it has a shrill unpleasant sound. जो एम्परर मतलब बादशाह, जो औरंगजेब थे वो क्या बैंड कर दिए थे, यानी बंद कर दिए थे प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम पुंगी के नाम से जानते थे, उस पर क्या रॉयल रेसिडेंस यानी जो उनका महल था उसमें इसको क्या कर दिया गया था, बैंड कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी बैंड था। हर इट हैज़, क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी वो अनप्लीजेंट थी, इतनी कर्कश थी, अच्छी नहीं थी। पुंगी became the generic name for reduce noise makers. Few has thought that it would one day be revived. यानी जो इसका जेनेरिक नेम था वो नॉइज मेकर था, यानी आवाज़ करने वाला, जो किसका बना था, रिड्यूस्ड, जब नरकट नहीं कहते हैं, नरकट का बना हुआ था, और इसका यानी आवाज़ करने वाला। फ्यू had thought that it would one day be revived, यानी कुछ लोग ये सोचते थे कि कभी तो कभी यह क्या होगा, पुनः जीवित होगा, मतलब कोई आएगा जो इसको फिर क्या करेगा, इस बैंड को ख़त्म करेगा। A barber of a family of professional musicians who has access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi। यानी जो एक बार्बर जो किस फैमिली से बिलोंग करता था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, हु हैज एक्सेस टू रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच रॉयल पैलेस तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव, उसने यह डिसाइड कर लिया कि जो उसका जो इम्प्रूव द टोन क्वालिटी ऑफ पुंगी, यानी जो पुंगी की जो क्वालिटी है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of pipe। यानी he chose a pipe, chose यानी उसने एक पाइप को सेलेक्ट किया जो प्राकृतिक रूप से क्या था, हेलो मतलब होता है खाली होना, That was longer, जो पुंगी से क्या था, लंबा था, ब्रोदर यानी उसके अपेक्षा वो क्या था, ब्रॉडर था, चौड़ा भी था, लंबा था, देन द पुंगी के अपेक्षा, एंड मेड 7 होल्स, और उसमें उसने जो पुंगी के अपेक्षा क्या था, लंबा था, और पूरा उसमें नेचुरल रूप से क्या था, पूरा होल था, उसमें उसने 7 होल, 7 छेद कर दिए। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced। और जब उसने उसमें होल कर दिया, जब उसको प्ले किया, प्ले मतलब जब बजाने लगा, और उस होल को क्या कर, कभी बंद करता था और कभी खोलता था, जिस तरह हम लोग क्या पिपहिरी बच्चे बजाते हैं वैसे वो किया, तो उसमें से एक मेलोडियस साउंड, यानी बहुत सुंदर आवाज़, मेलोडियस
सुरीली आवाज निकलने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और सभी लोग इस आवाज से क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, मोहित हो गए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। और जो यह इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से एकदम अलग था और इसलिए इसका नाम दिया जाना था। As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played in a Nai barber, the instrument was named the शहनाई। और इस तरह से जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो पहली बार जो शाह के महल में इसको क्या किया गया था, बजाया गया था। और वाज प्लेड बाय नाई, और बजाने वाला कौन था, बार्बर था यानी नाई। और इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई दे दिया गया। यानी दोनों स्थान, वह स्थान जहाँ पे ये बजाया गया था और बजाने वाले व्यक्ति, इन दोनों को मिलाकर उसका नाम शहनाई पड़ गया। The sound of the शहनाई began to consider auspicious। और इस तरह से जो शहनाई का जो साउंड था, आवाज था, अब क्या शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन indispensable component of any North Indian wedding। और इस तरह से यह तो टेम्पल में बजाया जाने लगा। अब and for this reason is the play in the temple and it is an indispensable component of any North Indian wedding। यानी जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग था, नॉर्थ स्टेट था, उधर तो पुंगी एक नेसेसरी आवश्यक चीज बन गया था। जब शादी में उसको बजाना ही बजाना पड़ता था, यानी एक आवश्यक इंस्ट्रूमेंट हो गया था। अगर शादी पड़ा तो उसको बजाना ही बजाना है। इन द पास्ट शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबात, a traditional ensembles of 9 instruments found at royal court। और इस तरह से इन पास्ट में जो राजाओं की कोर्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, उनमें एक पुंगी भी था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली टेम्पल एंड वेडिंग। और तत्काल में वो कहाँ पे, मंदिरों और शादी में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस तरह से इसका जो क्रेडिट जाता है, लाने का जो क्रेडिट जाता है, वो क्लासिकल स्टेज में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्ले गिली डंडा नियर अ पाउंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरा इन बिहार। और इस तरह से जब वो 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान, तो वो कहाँ पे, यानी बिहार में एक डुमरा स्टेट में, वहाँ पे जो एक एंशियंट यानी पुराना तालाब था, उसी के किनारे वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। और वहीं पे यानी उस पाउंड के नियर नज़दीक ही बिहारी जी की मंदिर था। वहाँ पे वो रेगुलर हमेशा चैता गाने जाया करते थे। और जब इसकी समाप्ति होती थी तो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे, उनके द्वारा इनाम के रूप में यानी प्राइज के रूप में 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago एंड
the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और इस तरह से यानी यह जो प्राइज 1.25 किलो का लड्डू वो 80 वर्ष पहले दिया जाता था, और उसी समय से ट्रेवल करते करते यानी संघर्ष करते करते उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को लेटेस्ट में भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होता है, यानी भारत रत्न से उनको क्या किया, नवाजा गया। यानी वो भारत रत्न उनको क्या किया, मिल गया। यानी वो भारत रत्न को क्या कर ली, जीत ली। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। और इस तरह से 21 मार्च 1916 में पैदा हुए बिस्मिल्लाह एक वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, यानी उनके जो परिवार में पूरे कौन से म्यूजिशियन ही फैमिली से, वो अच्छे फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग करते थे, जो कि सभी लोग उस फैमिली में क्या थे, म्यूजिशियन ही थे, जो कहाँ था, बिहार में था। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाब ऑफ द भोजपुरी किंग कोर्ट। और उनके जो दादा थे वो भोजपुरी राजा के कोर्ट के क्या थे, यानी शहनाई नवाब थे, यानी जो शहनाई बजाते थे, जो वहाँ के जो भोजपुरी राजा थे उनके कोर्ट में वो शहनाई बजाते थे। कौन, रसूल बख्श खान। हिज फादर पैगंबर बख्श and another paternal ancestors were also great शहनाई प्लेयर्स। और उनके दादा ही नहीं, उनके पिता भी पैगंबर बख्श, और उनके घर में जो उनके चाचा, उनके जो एंसेस्टर थे, जो उनके पूर्वज थे, वो भी क्या थे, महान शहनाई वादक थे, जो यानी उनके घर में पहले से ही क्या शहनाई बजाने वाले लोग थे। The young boy took to music early in the life। और शीघ्र से इन तक वो क्या, The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras। Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। और इस तरह से जब वो 3 वर्ष के थे उसी समय से वो क्या, वो शीघ्र ही म्यूजिक सीखने लगे। टुक यानी वो सीखने लगे जब वो 3 वर्ष के थे। हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब उनके मामा, अपने मामा के यहाँ, कहाँ पे, बनारस में, जो अभी बनारसी के नाम से जाना जाता है। आ गए। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, इन बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, यानी जो उनके मामा थे उनके प्रैक्टिस को देखकर ही वाज सो मच फैसिनेटेड, इम्प्रेस्ड, यानी वो बहुत ज़्यादा क्या हुए, इम्प्रेस्ड हुए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। और इस तरह से वो बहुत जल्द ही बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के साथ क्या, उनके साथ हमेशा जाया करते थे, अली बख्श के साथ, जो विष्णु टेम्पल में क्या करते थे, जो बनारस में विष्णु टेम्पल था वहाँ पे वो एम्प्लॉय थे, प्ले इन शहनाई, यानी शहनाई बजाने के रूप में वो वहीं पे क्या थे, जॉब करते थे, एम्प्लॉय थे। Ali Baksh would play the Shahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। और जो उनके मामा थे वो वहाँ पे शहनाई बजाते थे और वो वहाँ उनको देखकर एकदम मोहित हो जाते थे, यानी सीखते थे, मोहित भी हो जाते थे, सीखते भी थे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing
थ्रू आउट द डे। और इस तरह से धीरे धीरे वो क्या स्टार्ट भी करने लगे उस लेसन को। लेसन मतलब यानी शहनाई बजाना वो भी स्टार्ट करने लगे। एंड प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट यानी वही इंस्ट्रूमेंट मतलब शहनाई बजाना। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट मतलब पूरे दिन। और इस तरह से वो भी पूरे दिन क्या पूरे दिन भर प्रैक्टिस वो भी करने लगे। ही स्टार्टेड for years to come to temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga become the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। और इस तरह से एक जो बालाजी का टेम्पल था और मंगला मैया का, वहाँ पे जो कि गंगा के किनारे था, और वहाँ पे वो जाकर एकांत में क्या करते थे प्रैक्टिस करते थे। द flowing water of the Ganga inspired him to improve and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of सहनाई। और इस तरह से जो उस मंदिर के किनारे जो गंगा का जो बहता हुआ पानी था वो उनको और ज़्यादा क्या करता था इम्प्रेस्ड करता था। और इन्वेंटेड रागाज द वेयर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रागाज ऑफ सहनाई। और इस तरह से वो और सहनाई में मग्न हो जाते थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला accompanied his uncle to the Allahabad music conference। एट द end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an all-heard Sahnai player on radio। और इस तरह से जब वो 14 वर्ष के थे तो अपने चाचा के साथ वो इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। एट द एंड ऑफ रिसाइटल यानी जब उसकी समाप्ति पे जो उस्ताद फयाद खान थे उनके पीठ पे आकर थपथपाते हैं और कहते हैं, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट और तुम अच्छा करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। और 1929 में ऑल इंडिया रेडियो का जो ओपनिंग था केम बिस्मिल्ला ब्रेक डाउन। और इस तरह से उस समय बिस्मिल्ला खां बहुत अच्छे तरह से क्या हुआ ब्रेक डाउन उभरे। ही सून बिकम एन ऑफ्टेन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और हमेशा वो रेडियो पर प्राय क्या शहनाई बजाने के रूप में बजाने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out in the rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous टाइरिस्ट स्पीच। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्ला खां फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया ग्रीट किया, अभिवादन किया, सैल्यूटेशन किया किसके साथ शहनाई के साथ। और उन्होंने क्या ही प्योर अपने पूरे हियर्ट को उस शहनाई के थ्रू क्या करी भर डाले, यानी उसके थ्रू वो प्योर हिडियट विथ राग फली फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस इन द इंक्लूडेड। और इस तरह से उनको शहनाई बजाने के बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं अपना फेमस स्पीच देते हैं। तो इस तरह से आज के लिए इतना, रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम लोग सेकेंड वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।